हेलो नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं मस्त है, ज़बरदस्त है, स्वस्थ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए है जो यूपी बोर्ड में कक्षा 10वीं के हैं। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं इसमें कक्षा 10वीं का जो विषय विज्ञान है उसका मैं मॉडल पेपर आपके बीच लेकर आया हूँ और इसको आज हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे 15 मिनट उसका समय सीमा होती है और पूर्णांक 70 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 20 मार्क्स आपके एमसीक्यू आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। और बाकी जो 50 मार्क्स होते हैं वो आपके वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, सबसे पहले समय जैसे दिया है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70। तो इसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों उपखंड क ग ख ग में विभाजित है, यानी कि दोनों खंड 3-3 उपखंडों में विभाजित है, क ख ग में। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। ठीक है। उसमें खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। और खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, यानी कि जो भी आप उपखंड करने जा रहे हैं उसे आप बोर्ड एग्जाम के दौरान जो कॉपी पे आप लिखने का कार्य करेंगे, तो जैसे मान लीजिए खंड ब का उपखंड को आप कर रहे हैं तो नए पृष्ठ से आप स्टार्ट करेंगे, फिर से जहाँ समाप्त हो जाएगा उपखंड क, उसके बाद से जब उपखंड ख करने जाइएगा तो उसे आप नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिएगा। इनके कहने का मतलब ये है। उसके बाद से जब खंड ब भी समाप्त हो जाएगा तो जब खंड ग की बात आएगी तो उसे भी आप किससे करेंगे, नए पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे। ठीक है। और सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा जो विज्ञान प्रश्न पत्र है उसमें 2 खंड दिए हैं अ और ब, जिसके 3 उपखंड है क ख ग। 3 उपखंड में एक तो आपका भौतिक विज्ञान का होगा, एक रसायन विज्ञान का और एक जीव विज्ञान का। ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो खंड अ है वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित है और उसमें खंड अ का जो उपखंड क है उस उपखंड क में आपका दिया है फिजिक्स से क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो आपके फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का है। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि 2 पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है वह कहलाता है। तो देखिए, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गोलीय लेंस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका गोलीय लेंस का होगा। ठीक है। फिर से इस क्रम में इसके आगे देखिए, दूसरा कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, अगर बड़ा प्रतिबिंब देखने की बात किया जाएगा तो वे किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण सभी। तो देखिए, कोई भी वस्तु है और उसका बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा अवतल दर्पण। तो जो दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए भी जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दंत विशेषज्ञ भी दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए, तीसरा प्रश्न कैसे क्या है। तीसरा प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब यानी वस्तु रखा गया है। उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस कैसा होता है,
तो एक ऐसा लेंस दोनों तरफ क्या हो, उभरा हुआ हो, है ना, दोनों तरफ से उभरा। तो इस उत्तल लेंस के, ठीक है ना, सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, यानी वस्तु रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए उत्तल लेंस के सामने कोई 2f, उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वह होता है वास्तविक। जब वास्तविक होता है तो उसके साथ उल्टा होता है, और क्या होता है, छोटा होता है। तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, ठीक है। फिर से इसके आगे का जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो ऐसा हो पाने का कारण है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया जरा दूरदृष्टि का, तो जरा दूरदृष्टि का तो होगा नहीं, और दूसरा ऑप्शन दिया है समंजन, और तीसरा दिया निकट दृष्टि, चौथा दिया दीर्घ दृष्टि। तो देखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका बी, समंजन। तो इसमें समंजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। तो देखिए कॉलम ए में यहाँ पे विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति और प्रतिरोध है, और कॉलम बी में एम्पियर, वाट, ओम और वोल्ट है। अब इसको मिला करके इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए विद्युत विभवांतर, विभवांतर के क्या होता है, तो इसका होगा वोल्ट से, तो ये वोल्ट पे हो गया। उसके बाद से विद्युत धारा का होता है एम्पियर, तो ये आपका आ गया एम्पियर से, ठीक है। इसके बाद से हमारा विद्युत शक्ति जो है, विद्युत शक्ति का होता है वाट, तो ये वाट से मिल जाएगा। और प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का होता है ओम, तो इसको मिला देंगे ओम से। तो इस हिसाब से अब मैच कराइए। फर्स्ट का है फोर्थ, तो फर्स्ट का फोर्थ पहला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट का फोर्थ मैच किया। सेकंड का है फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, ये नहीं हुआ, तो ये तो इसे गड़बड़ हो गया। तो फर्स्ट का फोर्थ अब कहाँ है, यहाँ पे। तो फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फर्स्ट, और थर्ड का, देखिए थर्ड का हमारा सेकंड है, थर्ड का सेकंड यहाँ पे दिखा रहा है। और प्रतिरोध फोर्थ है, फोर्थ का हमारा क्या है, फोर्थ का थर्ड है, तो फोर्थ का थर्ड दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, डी वाला सही है, ठीक है। तो ये हमारा डी सही हो गया। इस बार आगे जो है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा समान व्यास है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, यानी जिनके पदार्थ यानी दो चालक है जिनके पदार्थ लंबाई जो है और व्यास जो है समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, तो ये बतलाना है। तो देखिए कोई भी दो चालक तार है, तो इसको जब हम श्रेणी क्रम में लेंगे, तो जैसे मान लीजिए लिए और इसको मिलाएं, फिर से इसके जो प्रतिरोध बना, तो ये तो दोनों समान है, तो इसको भी आर माना, ए आर, हालांकि ए R1 है और R2 है, और दोनों के दोनों क्या है, इक्वल टू है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इसको आर मान लेंगे। तो इस आधार पे श्रेणी क्रम के लिए आर एस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। R1 प्लस R2 यानी कि R1 और R2 दोनों आपस में बराबर है, एक समान है, ठीक है। तो ये 2R हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको मान दिया गया R। फिर से इसमें जब इसी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, तो हमारा क्या होगा, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमारा इसमें क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ने से, तो समांतर क्रम में हमारा क्या होता है कि 1/r, 1/r, ठीक ना, 1/r p यहाँ पे ले लीजिए, 1/r p इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू R1 R2 दोनों इक्वल है, तो 1/r प्लस 1/r बराबर 2/r हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब क्या रहा है कि श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, तो उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताना है। चूँकि ऊष्मा H1 यानी श्रेणी क्रम के लिए निकाल लीजिए, तो H1 श्रेणी क्रम यानी HS लिख दे रहा हूँ,
एस का मतलब सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर टी बटा आर होता है। तो आर है किसके लिए, एस के लिए। आगे लिखेंगे वी स्क्वायर टी बटा आर एस हमारा कितना है 2r है, ले लिया गया। और एच पी पैरेलल, तो ये भी फार्मूला वी स्क्वायर टी बाई कितना, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा आर पी बराबर आर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर पी लिख दिया मैंने, तो ये हमारा वी स्क्वायर टी बाई आर पी, तो यहाँ पे आर बाई 2, तो आर यहाँ पे 2 चला जाएगा ऊपर। जब इसी का हम लोग निकालेंगे रेशियो एच एस बाई एच पी इक्वल टू, तो दोनों में वी स्क्वायर टी कट जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/2r बाई यहाँ पे 2/r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2r मल्टीप्लाई बाई r/2, r कैंसिल, तो 1/4 यानी कि 1:4 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 4th नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। इसके बाद से देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 0 होता है। ठीक है ना। इस हिसाब से अगला क्वेश्चन है हमारा उपखंड ख। देखिए उपखंड कहा गया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से। तो उपखंड ख में यानी फिजिक्स आपके 7 क्वेश्चन, एक नंबर के 7 नंबर के बन गए। और केमिस्ट्री में उपखंड ख दिया है, बेंजीन का संरचनागत सूत्र है। तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 और इसका संरचनागत सूत्र होता है आपका, देखिए पहला तो बेंजीन ही गलत दिया है, दूसरा भी गलत दिया है। यहाँ पे जो तीसरा है सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड, फिर सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेट होते हैं बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी का क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है। तो हमारा ये सी सही होगा यहाँ पे। आगे जो सवाल है 9 नंबर, देखिए 9 नंबर जैसे आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी पता करने के लिए हमारा क्या तरीका होता है कि अगर दो क्रमशः फार्मूले दिए गए हों, दोनों यौगिकों के सूत्रों में CH2 का डिफरेंस हो, अंतर हो, CH2 का अंतर हो, तो वे हमारे समजातीय श्रेणी होते हैं। जैसे CH4 और C2H6 में अंतर देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन संख्या एक ज़्यादा है, C2H6 में से CH4 घटाएंगे तो CH2 मिल जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे मैच कर गया समजातीय श्रेणी। दूसरा में CH3 है, ये ऐसे ही ख़त्म। यहाँ पे C2H6 है, CH3 है, ये भी यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है। CH3 C2H5 OH दोनों में हमारा एल्कोहल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक ना। तो CH3 और C2H5 में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारा पहला और चौथा क्या हो रहा है, पहला और चौथा हमारा हो रहा है समजातीय। तो पहला और चौथा कहाँ ऑप्शन है, तो देखिए पहला और चौथा ऑप्शन नंबर बी है, बी वाला समजातीय हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद से कह रहा है पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में, तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है, तो खनिज कहा जाता है। ठीक ना। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर होगा दांतों का क्षय प्रारंभ होता है जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है। तो जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है, ठीक ना, तब हमारा क्या होता है, तब दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक ना। उसके बाद से देखिए अभिकथन क्या कह रहा है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा बात है तर्क क्या दे रहा है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है। तो देखिए जिंक जो है एक प्रकार की धातु है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई, जिंक ने सल्फेट को हटाया, यानी जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन गैस दे दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया होगी।
और जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो ये भी सही है। लेकिन तो इसमें समझना है कि दोनों अभिकथन तथा तर्क सही है। तर्क 2 जो है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है नहीं, उसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन इसे गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, तो अतः हमारा क्या होगा, बी वाला सही होगा। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए, तो ये ऑलरेडी पूरा बना हुआ है, तो इसमें जो CH3COOH है ये वाला ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। बस यही समझदारी से इसमें समझना है। इसके बाद कह रहा है कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, तो अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। तो देखिए नासा द्वार के जस्ट बाद कंठ नहीं होता है, तो यही से गलत हो जाएगा। नासा मार्ग, नासा द्वार, श्वास नली, ग्रसनी, कंठ कुपिका है, तो नासा मार्ग जो होता है वो नासा द्वार के बाद आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंठ, नासा द्वार, ग्रसनी, फेफड़े, कंठ जो होते हैं वो नासा द्वार के पहले दे दिया है, ठीक है ना, नासा द्वार के पहले, जबकि ये कंठ जो होता है ग्रसनी के बाद होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। नासा द्वार में पहले वायु का प्रवाह होता है, फिर नासा द्वार के बाद से ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी के बाद कंठ, कंठ के बाद श्वास नली, श्वास नली से कुपिकाएं फेफड़े में चला जाता है। आगे जो है निम्नलिखित कथन तथा कारणों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है मनुष्य यानी कि मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है, मानव पुरुष जो होते हैं उनमें एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, एकदम सत्य, पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। कथन भी सत्य है कि भाई पिता से प्राप्त क्रोमोसोम जो होते हैं उसी से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, और कारण भी दिया है कि भाई मनुष्य पुरुष में जो मानव होते हैं उन मानव पुरुष में एक एक्स होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है, तो इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, तो विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा क्या है, तो ये आपका न्यूरॉन का ड्राइंग दिया पिक्चर है, और इसमें होता क्या है कि जो विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा होती है वो सबसे पहले डेंड्राइट से स्टार्ट होता है, और इसमें किसको डेंड्राइट कहते हैं, इस सबसे किनारे वाले जो भाग हैं इसको बोलते हैं डेंड्राइन, ठीक है, और उसके बाद से कोशिका अंग में जाते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है कोशिका अंग है, और फिर से जाते हैं एक्सॉन में, यानी ये वाला हिस्सा एक्सॉन है। तो ये न्यूरॉन का बनाया हुआ है स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें डेंड्राइट से, तो पहले तो बात है डेंड्राइट से नहीं जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर से दिया हुआ है, तो ये पहले गलत हो गया। दूसरा में एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें देखिए ये डेंड्राइट से कोशिका अंग की तरफ गया, उसके बाद से एक्सॉन, फिर से डेंड्राइट, अगले जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट से कोशिका अंग, और उसके बाद से कहाँ चला गया, एक्सॉन में चला गया। तो ये वाला ऑप्शन सी जो है हमारा क्या है, सही है, ठीक है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए थायरॉक्सिन के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो थायरॉक्सिन होते हैं वो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक नहीं होता है, यह शरीर के कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीन तथा वसाओं के उपाचयन का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, और थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा, यानी कि यही वाला कथन क्या है, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है 18 कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं, तो इस चित्र को देखिए, और इस चित्र को ए बी सी किस क्रम में है, तो पहला बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, ये ऐसे गलत है, प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। बीजपत्र देखिए ए बी सी, ये बीजपत्र है ना, तो ए और सी की बात की जाए तो यहाँ पे पहले ए में हमारा प्रांकुर है, उसके बाद से बी पे क्या है, बीजपत्र है,
फिर से क्या है, मूलांकुर है, मूलांकुर, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि इसका जो पहला ऑप्शन है, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग होता है, पहला भी सही है इसका। और अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, दूसरा। तो इसका ऑप्शन में जाएंगे हम, तो हमारा कौन सा होगा, ए वाला सही होगा। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो पहली बात है कि मान लीजिए कोई भी पौधा जो है वो तो हमारा सबसे पहले स्थान पे वो हो गया, और उसके बाद से शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी वाले जीव को मांसाहारी खाते हैं, यानी तीसरे पोषी हो जाते हैं मांसाहारी प्राणी। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मांसाहारी प्राणी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे थे खंड अ, अब है आपका खंड ब, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न दिया है, और खंड ब में भी 3 उपखंड है, क ख ग करके। तो उपखंड क की बात करें तो उपखंड क में आपका प्रश्न नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों के दोनों 2-2 नंबर के। देख पा रहे हैं, जैसे दृष्टिदोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, 2 नंबर के। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, ये भी 2 नंबर के। फिर से दूसरा प्रश्न जो है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, 2-2 नंबर के। उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण में उपयोग लिखिए, 2 नंबर के। फिर से उपखंड जो क देख रहे थे उसमें तीसरा प्रश्न में 2 को प्रश्न दिया है, और 2-2 नंबर के ये भी हैं, ठीक है ना। ये दोनों के न्यूमेरिकल है, इसको आराम से हल कर सकते हैं, फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, तो चौथा प्रश्न 6 अंक का दिया हुआ है, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं छोटे छोटे, 2-2 नंबर के भी हैं। अथवा इसमें 2 करके खंडों में बांट, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक में 3 क्वेश्चन है, उसमें तीनों करना है 2-2 नंबर के। अथवा में 2 क्वेश्चन है, जिसमें एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का है। तो या तो अथवा वाला कर लीजिए जो आपको अच्छे से आ रहा है, या उसके ऊपर वाला पोर्शन है उसको कर लीजिए। फिर से आपका क्या आता है, उपखंड ख आता है। उपखंड का जो है केमिस्ट्री का पोर्शन से लिया गया है। इसमें क्या है कि पहला प्रश्न जो है, इसमें आपके 5 प्रश्न दिए हैं, 4 प्रश्न दिए हैं पहला वाला में, 5 नंबर पे 4 को 1-1 नंबर का है। जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या करता है, इसका क्या करना है, अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है, ठीक है। तो ये 4 आपके हैं, संतुलित समीकरण बनाना है, तो 1-1 नंबर के। फिर से आपके क्या होंगे, निम्नलिखित का कारण बताइए, ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद से 7वें नंबर पे सहसंयोजक किसे कहते हैं, इस तरह से 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2-2 नंबर करके 6 नंबर पे। तो 6 4 10, 10 4 14, 14 नंबर केवल आपके किससे होगा, केमिस्ट्री से होगा। केमिस्ट्री वाले पोर्शन में भी अथवा करके होता है, जो 6 नंबर का होता है। उसमें जैसे निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, इसमें 3 है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, या स्त्रीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये 2-2 नंबर करके आपको लिखना होता है, तो 6 नंबर। उसके बाद से आपका आता है बायो का पोर्शन, जीव विज्ञान का, जो उपखंड ग के नाम से जाना गया है इसमें। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8वां से स्टार्ट होता है, 8 नंबर से। तो इसमें भी 8 नंबर में आपके 2-2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक ना। तो जैसे जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर क्या है, इनके उदाहरण दीजिए। तो दोनों को कर देंगे तो 2-2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद से निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है, इसको नामांकित कर देना है, 4 A B C और D, ये आपके 4 नाम है। चारों को जब आप नामांकित कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, 1-1 नंबर का है। उसके बाद से 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। बड़ा मजेदार सवाल है, इस गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ करके इसके प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर दे देना है, ठीक है। आसानी से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद से 11 नंबर जो प्रश्न है, ये आपके 6 अंक का है। मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को निम्नांकित कीजिए, मुख, ग्रासिका, अमाशय और छोटी आंत, जो 4+2 यानी 6 अंक के। या स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित आरेख बनाइए और उसमें प्रागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ये आपके 6 नंबर के। ये लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा बेसिकली पढ़िए,
ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर है। उसके बाद से प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिए और लिख करके जहाँ चित्र बनाना है उस पर भी अभ्यास करते रहिए। फिर देखिए आपकी तैयारी कितना बढ़िया होता है और फिर से आपका नंबर भी बढ़िया आएगा। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।